अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। टॉक्सिकोलॉजी हमने स्टार्ट की हुई है और आज हम कोरोसिव पॉइजन्स पढ़ेंगे जिसमें एसिड्स हैं और अल्कलीज शामिल हैं। देखिए, कोरोसिव्स की डेफिनेशन मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। कोरोसिव हम उन पॉइजन्स को कहते हैं जो कि जिस्म में अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर जब कांटेक्ट में आए तो अल्सर्स पैदा करें और एपिथेलियम डैमेज करें। इसमें आइडियल मिसाल जो है वो एसिड्स की ही है और इसमें मिनरल एसिड्स भी हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं, वेजिटेबल एसिड्स भी हैं और अल्कलीज भी शामिल हैं, यानी बेसिस भी शामिल है। आपके कोर्स में जो इम्पोर्टेंट एसिड्स हैं उनमें सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड है और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और वेजिटेबल एसिड्स में हाइड्रोसानिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड्स में सैलिसाइलिक एसिड शामिल है और अल्कली में कॉस्टिक पोटेशियम, कॉस्टिक सोडा और अमोनिया। तो हम ये सारे फेरस जो अभी जब मैंने जिनका जिक्र किया ये हम पहले पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कोरोसिव्स हैं जो कि आपकी किताब में लिस्ट डाउन नहीं है, बट दे हैव द सिमिलर साइड इफेक्ट्स एंड सिमिलर सिम्टम्स और उनका जनरल ट्रीटमेंट भी सिमिलर ही होता है। कोर्स के मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि ये कोरोसिव्स हम जल्दी से कवर करें। तो आज से हम आगाज कर रहे हैं मिनरल एसिड्स का, और मिनरल एसिड्स से मुराद ये है कि तमाम वो एसिड्स जो कि मिनरल इन ओरिजिन हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मिनरल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको मिनरल एसिड्स कहा जाता है। अच्छा, ओवरऑल बेटा ये एंटर करते रहो जो भी बच्चा नया आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल जो मिनरल एसिड्स हैं या तमाम एसिड्स किस तरीके से बॉडी टिश्यूज को डैमेज करते हैं, उसके तीन ही मैकेनिज्म है। नंबर वन, कि ये टिश्यूज में से पानी निकाल लेते हैं। एसिड जो होता है वो टिश्यूज में से पानी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब आपको पता है टिश्यूज में 80-90% पानी ही होता है, हर सेल हर टिश्यू के अंदर। और अगर पानी निकलना शुरू हो जाएगा जिस्म से और सेल्स और टिश्यूज से तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी और ये डैमेजिंग होता है। नंबर टू मैकेनिज्म होता है सेलुलर प्रोटीन्स को खत्म कर देना। एसिड जो है वो प्रोटीन डीनेचर कर देते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं बायोकेमिस्ट्री में, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज किया जाता था प्रोटीन डीनेचुरेशन करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर जिस्म के अंदर तेजाब जरूरत से ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाए या एक्सटर्नल सोर्स से पी लिया जाए, ले लिया जाए, तो भी प्रोटीन डीनेचर होना शुरू हो जाती है। तीसरा ये कि हीमोग्लोबिन जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। हीमोग्लोबिन खुद जो है वो एक प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल है। तो सर। जी, होते हैं जिसके जरिए एसिड्स जो है वो डैमेज करते हैं। डिहाइड्रेशन कराना, यानी टिश्यूज में से पानी का निकालना, प्रोटीन कोगुलेट, प्रोटीन डीनेचर करना और हीमोग्लोबिन को तोड़ना, ठीक है। अच्छा, जनरल साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो उसी वक्त स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही बॉडी से तेजाब कांटेक्ट में आता है, चाहे वो बैरूनी तौर पर हो चाहे अंदरूनी तौर पर, जैसे पी लिया जाए इंजेक्शन की सूरत में भी। जनरल साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं वो जरा सा समझिएगा। नंबर वन, कोरोजन। कोरोजन कहते हैं अल्सर को। तो जिस जगह पे कांटेक्ट होगा तेजाब का उधर अल्सर पैदा हो जाएंगे, इरोजन होगा, एपिथेलियम डैमेज होगी। अब अगर किसी ने वो तेजाब पी लिया तो उसके माउथ, लिप और दांतों के अंदर सब ये कोरोजन शुरू हो जाएगा। साथ साथ सिस्टमिक इफेक्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि कोल्ड क्लेमी स्किन, उसका बीपी लो होना शुरू हो जाएगा, एंग्शियस फेस हो जाएगा, पेलनेस हो जाएगी, आंखें डूबना शुरू हो जाएंगी, सनकन आईज जिसे कहते हैं, बेसिकली वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही होती है। और प्यूपल डायलेट हो जाएगा। ये प्यूपल डायलेटेशन भी बहुत बुरा इफेक्ट होता है, क्योंकि प्यूपल अगर जरूरत से ज्यादा डायलेट हो जाए तो रोशनी आंखों में बहुत ज्यादा जाती है और उससे आदमी समझ ले के नाबीना ही हो जाता है। रोशनी ज्यादा चली जाती है, रेटिना के ऊपर बहुत ज्यादा रोशनी मरकूज होना शुरू हो जाती है, तो वो दिखता नहीं है, ब्लाइंड हो जाता है। रैपिड फीबल पल्स हो जाएगी, पल्स उसकी तेज हो जाएगी बहुत ज्यादा, और सिंजिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी जो है उसकी यानी सांसें उखड़ना शुरू हो जाएंगी और वो कोलैप्स का शिकार होगा। अल्टीमेटली शॉक और डेथ उसके अंदर हो सकती है। तो जनरल साइन एंड सिम्टम्स कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ
कि नंबर 1, जिस जगह पर कांटेक्ट होगा वहां पर इरोजन, कोरोजन, अल्सर्स बनेंगे, एपिथेलियम डैमेज होगी। अगर पील लिया गया है तेजाब तो माउथ, लिप्स, हलक, पूरा दांत, पूरा ओरल कैविटी जो है ये मुतासिर हो जाएगा। और फिर इस मेदे के अंदर, आंतों के अंदर तेजाब उतरता चला जाएगा, उससे भी वहां पर डैमेज होगा, अल्सर्स होंगे, कोरोजन होगा। साथ साथ कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाएगी, बीपी लो होना शुरू हो जाएगा, एंग्शियस फेस होगा, sunken eyes, dilated pupil, रैपिड फीबल पल्स, रेस्पिरेशन बहुत खराब हो जाएगी, उखड़ना शुरू हो जाएंगी सांसें, और कोलैप्स होकर उसकी डेथ हो सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ये जर्नल बातें हैं, और ये अगर आपने यहाँ याद कर ली तो सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ें, चाहे आप नाइट्रिक एसिड पढ़ें, चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ें, तकरीबन यही चीजें वहां भी शामिल होंगी, सिवाय एक आध एक्सेप्शनल पॉइंट के। अच्छा, फीचर्स और क्या हैं इसके कि उसको निगलने में प्रॉब्लम होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा माउथ, थ्रोट में, हलक में। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूं, अगर विक्टिम सरवाइव कर गया तब भी ये प्रॉब्लम उसकी जिंदगी भर रहेगी। याद रखें, टिश्यू पे अगर तेजाब पड़ जाए तो वो उसकी हीलिंग अच्छी नहीं होती, और अगर हीलिंग होती भी है तो वो फाइब्रोटिक टिश्यू से होती है। और फाइब्रोटिक टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू में जमीन आसमान का फर्क है। मेदे और आंतों में इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, ये जब रिप्लेस हो जाएंगे फाइब्रोटिक टिश्यू से तो इनके अंदर खिंचाव की सूरत हाल खत्म हो जाएगी और इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, लिहाजा ग़िज़ा और पानी और कोई भी ऐसी चीज जो इंजेक्शन की जा रही हो उसको निगलना मुश्किल होगा, उसको एक्यूमुलेट करना मुश्किल होता है, तो जिंदगी भर इसको प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, फिर शदीद प्यास लगती है, और प्यास भी ऐसी होती है कि पानी पीता रहता है, उसकी प्यास बुझती नहीं है, क्योंकि अंदर बर्निंग हुई हुई है, टिश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं, वो होते हैं। उल्टी आती है, उल्टी में ब्लड होता है, और ये वॉमिटिंग उसकी डेडली और आखिरी टर्मिनल वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि बस ये उल्टी के बाद मर जाए। और जाहिर सी बात है, अगर कोई शख्स अपने मुंह से खून निकलता हुआ देख ले, और तो आप समझ सकते हैं कि उसके ज़हनी तौर पर क्या हालात होंगे, नफ़्साती तौर पर कितना डिप्रेशन का शिकार होगा ये एकदम, तो वो घबराहट में और एक खौफ की फ़िज़ा कायम हो जाती है, उसमें भी उसकी डेथ हो सकती है। यानी हो सकता है कि ब्लड लॉस से डेथ ना हो, लेकिन खौफ से ही डेथ हो जाए। तो ये सारे मामलात हो सकते हैं। ट्रैकिया अगर इन्वॉल्व हो गया तो फिर साँस रुक जाएगी और साँसें उखड़ना शुरू हो जाएँगी। एपिग्लॉटिस है, उधर का एडिमा हो जाता है। अच्छा, एक और भी अहम बात होती है, जिस वक़्त ये कोरोसिव पॉइज़निंग का शिकार हो रहा होता है, उस वक़्त या इस ऐसे केस में हम गैस्ट्रिक लवाज नहीं करते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक लवाज करने से उसके मेदे और आंतों में सुराख, परफोरेशन का शिकार हो सकता है, और उससे पेरिटोनाइटिस और फिर पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बन सकता है। साथ-साथ सांस की नाली में अगर वो तेज़ाब का एक कतरा भी या तेज़ाबी मादा का एक कतरा भी अगर टपक गया तो लंग्स गए। वो उसको वो रिवर्सिबल नहीं है, वो रिवर्सिबल इंजरी नहीं है। ठीक? तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। साथ-साथ पेशाब भी जो है उसका वो कम हो जाएगा, और अ अगर पखाना आएगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ से आएगा, इसको हम कहते हैं टीनेस्मस, टीनेस्मस, ठीक है? और बार-बार उसको डायरिया होगा, म्यूकस आएगा, ब्लड आएगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। और कॉन्शसनेस जो है वो अगर रही, बरकरार रही, तो शायद कुछ चांसेस होंगे, लेकिन अगर वो बेहोश हो गया तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो शॉक में चले जाता है, और शॉक से निकालना बाज़ मर्तबा मुश्किल होता है, ठीक है? तो इस तरीके से उसकी डेथ भी हो सकती है। डेथ जो है उसके 3 रीज़न्स बताए गए हैं, प्राइमरी शॉक, सफोकेशन ड्यू टू एडिमा एंड परफोरेशन ऑफ द स्टमक। ये तीनों सूरत-ए-हाल ऐसी हैं जिसमें डेथ होने के चांसेस 100% हैं। यानी शॉक हो जाए, एपिग्लॉटिस का एडिमा हो जाए। एपिग्लॉटिस का एडीमे से मुराद ये है कि अब एपिग्लॉटिस खुलेगा ही नहीं, जब खुलेगा नहीं तो साँस अंदर कैसे जाएगी लंग्स के अंदर, ठीक है? आपको पता है एपिग्लॉटिस जो ट्रैकिया का ढक्कन है, लैरिंक्स की पोज़ीशन पर, तो जब वो उठेगा ही नहीं, इन्फ्लेम्ड हो गया और वहीं पर ही फाइब्रोस्ड हो गया, तो समझ लो कहानी खत्म, ठीक है? और ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, अगर ऐसा हो रहा होता है तो फिर इमरजेंसी तौर पर उसको सॉरी इमरजेंसी तौर पर ट्रैकियोस्टोमी की जाती है, और ट्रैकियोस्टोमी से मुराद ये है कि ट्रैकिया में ओपनिंग कर देते हैं, ठीक है? ट्रैकियोस्टोमी,
ट्रैकियोस्टोमी से मुराद है ट्रैकिया एक्सटर्नली जो है वो ओपन कर दिया जाता है और उससे फिर सांस जो है वो लेने में आसानी हो जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है ये प्रोसेस इतना वो तो नहीं है, मकसद आसान नहीं है, तकलीफ दे मरहला है, लेकिन इससे जान बच जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और अगर परफोरेशन हो जाए तो परफोरेशन में भी इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ता है और पेशेंट ने अगर टाइम दे दिया, उसकी किस्मत हुई तो ऑपरेशन करके उसको हील कर देते हैं, अदरवाइज चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं। तो बड़ी खतरनाक पोजीशन होती है। तो चाहे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाए, चाहे सुसाइडल अटेम्प्ट किया हो, दोनों सूरत हाल में ये बहुत जो खुदकुशी कर रहे होते हैं वो जब चॉइस अपने जहन में तलाश करते हैं कि किस तरीके से इस जहान से कूच किया जाए, तो उसमें वैसे तो खुदकुशी हराम है, लेकिन अगर वाकतन कोई ऐसी हरकत करना चाह रहा है और नादानी करना चाह रहा है तो उसको चाहिए तेजाब कभी भी चॉइस ना करे, क्योंकि अगर वो बच गया तो पूरी जिंदगी भर उसकी तकलीफ में गुजरेगी और मरेगा तो बहुत ही तड़प तड़प कर तकलीफ दे मौत आएगी उसको। तो कोरोसिव्स में ये होता है। ठीक है, हम यहाँ ये नहीं कहना चाह रहे कि कोई मरे तो कोई और चीज चूज कर ले, लेकिन अगर ये चूज करेगा तो बहुत तकलीफ दे मौत मरेगा, ये एक हिदायत है। बहरहाल बचना चाहिए, बचाना भी चाहिए लोगों को। अच्छा जी, बिल्कुल सर, आखिरी सफर बहुत अजियत में गुजरेगा सर। जी सर मैं यही कह रहा हूँ कि आखिरी सफर भी उसका बहुत अजियत में गुजरेगा, हाँ बिल्कुल अवॉइड करना बिल्कुल चाहिए सर। बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है कि खुदकुशी करने वाला जो हराम मौत मरता है उसकी बख्शिश नहीं होती। बहरहाल अल्लाह बख्शने वाला है, लेकिन ये मना किया गया है, शरीयत में मना है। और इसकी मिसाल किसी एक बहुत अच्छे स्कॉलर आदमी ने भी दी थी ऐसे, कि मैं उसको यहाँ रिपीट कर देता हूँ ताकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा डिप्रेसिव पेशेंट आपके सामने आ जाए जो इस चीज का इंदिया दे और इरादा अपना बता दे आपको कि मैं खुदकुशी कर लूंगा या खुदकुशी के उसके अंदर असरात हो, तो उसको इस बात पर आमादा करें, उसको समझाएं कि ये बताओ कि दुनिया में जितनी भी मखलूकात हैं उनमें से कोई एक मखलूक ऐसी बता दो जो खुदकुशी करती है। आप गिनना शुरू कर दें, कोई भी ऐसी मखलूक नहीं मिलेगी जो खुदकुशी करे। या तो वो शिकार करते वक्त मारा जाएगा या वो खुद शिकार हो जाएगा, बस इसके अलावा नहीं है मामला। खुद आपने कभी देखा है कि चील जो है वो खुद आकर जमीन पे गिर जाए और मर जाए? कभी नहीं देखेंगे। नो सर। कभी आपने बंदर को देखा कि दरख्त से गिर जाए और मर जाए? कभी नहीं देखेंगे आप। बात है कोई भी मखलूक इतनी मायूसी अपने अंदर लाती ही नहीं है, उसको अल्लाह की जात पर तवक्कुल होता है। और खास तौर पे देखिए जानवरों में तो ये होता है कि सुबह से शाम तक वो रिस्क की तलाश करते हैं, ना उनको नौकरी करनी है ना कुछ और काम करना है, बस वो रिस्क की तलाश में होते हैं। अल्लाह पाक उनको रिस्क देता है और जिंदगी बहाल रहती है। बेशक सर। ठीक है, तो इंसान अशरफुल मखलूक होकर क्यों इतना मायूस हो जाता है? ये शैतान करीब आ जाता है और शैतानी वसवसे होते हैं, तभी जो है जी वो सर। डिप्रेशन जो है उसमें खास तौर पे इस्तग़फ़ार करना बहुत जरूरी है। और जिसने इस्तग़फ़ार अपनी आदत बना ली उसको डिप्रेशन नहीं होगा कभी भी, उसको हौसला बिल्कुल मिलता रहेगा और वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। तो बहरहाल सिर्फ एक नुक्ता भी काफी है, अगर इसको सही तरीके से समझा दिया जाए कि देखें दुनिया में जितनी भी मखलूकात हैं उनमें से कोई एक छोटी सी छोटी अदना से अदना चूंटी भी कभी खुदकुशी नहीं करती। चूंटी तक खुदकुशी नहीं करती, मच्छर तक खुदकुशी नहीं करता, मक्खी तक खुदकुशी नहीं करती। वो कीड़ा जो नजरअंदाज हुआ होता है वो भी कभी आप ये नहीं देखेंगे कि खुदकुशी कर रहा है। आप कैमरे लगा लें, आप उस पर रिसर्च कर लें, खुदकुशी का एलिमेंट है ही नहीं किसी और जानवर में। बिल्कुल तो सर। इंसान अशरफुल मखलूक होकर क्यों ऐसी गलती करता है, समझाना चाहिए। ना उम्मीदी जो है वो कुफर की तरफ ले जाती है। जी सर। अच्छा जी, तो अच्छा अब ट्रीटमेंट में आइए। इसमें स्टमक ट्यूब एंड एमेटिक्स, यानी ये जो हमने बात करी थी कि स्टमक वॉश करना, ये कोरोसिव्स में नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें परफोरेशन और अल्सरेशन इतनी ज्यादा हुई होती है कि सुराख अगर हो गया मेदे आंतों में तो सारी ग़िज़ा जो है वो पेरिटोनियम में फैल जाती है और फिर वो पेरिटोनाइटिस है, फिर मैसिव ऑपरेशन करना पड़ेगा, ओपन लेप्रोटमी करनी पड़ेगी। तो पहले ही वो जूझ रहा है, लिहाजा
ऐसा कोई गलती का अमल ना करें जिससे ये और कॉम्प्लिकेट हो और ट्रीटमेंट और मुश्किल हो जाए। ठीक है। If an acid has been taken, alkaline carbonates which liberate carbon dioxide may Share नहीं हो distend। जी स्क्रीन शेयर नहीं हो ओ, रही। अच्छा 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 अच्छा, बता दिया करो बच्चे जल्दी। भाई अब वही होस्ट का चक्कर है, होस्ट डिस्कनेक्ट हो फिर आए फिर मैं स्क्रीन शेयर करूं। ओके सर। जल्दी आइए, वीडियो स्टॉप कर दें। नहीं सर, अगर फमीन चले अच्छा चले ठीक है, फमीन कंटिन्यू अगर करें। आपको दोबारा होस्ट बना देगी तो यही से हो जाएगा। अच्छा बेटा मुझे होस्ट बना दो। ओके सर। स्टमक वॉश और एमेटेक्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चल अच्छा, फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? देखिए पेन इस पेशेंट को बहुत, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई बेटा? यस सर। ओके, इस पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा होगा, इंटेंस पेन होगा, तो आम पेन किलर्स तो कोई फायदा ही नहीं करेंगे और ओरल टैबलेट देने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। लिहाजा इसको इंजेक्टेबल पे रखना पड़ेगा। इंजेक्टेबल में भी मॉर्फिन आपकी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। मॉर्फिन जो है वो सेडेटिव भी है और पेन किलर है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। साथ साथ बर्फ खिलाएंगे इसको, ऐसे सब्जेक्ट को बर्फ दें, बर्फ या ठंडा पानी दें ताकि तस्कीन मिले और जो बर्निंग सेंसेशन है वो मिनिमाइज हो। ऑल्दो कि मुश्किल मरहला है लेकिन यही अटेम्प्ट किया जा सकता है। द बेस्ट यू कैन डू इज एडवाइस टू स्वॉलो आइस, बर्फ के टुकड़े उसको निगलने के लिए कहें। फिर आईवी फ्लूइड्स दें। जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, उसको आईवी फ्लूइड मेंटेन करें, उसको रिंगर्स लैक्टेट दें, सलाइन दें, जो भी अवेलेबल हो सकता है वो दें उसको। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि उसको शॉक ना हो, शॉक में ना जाए। स्टेरॉइड्स जो हैं वो लाइफ सेविंग भी हैं, ऑल्दो कि उनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इस कंडीशन में शॉक से उसको बचाएंगे, ठीक है। और इसोफेजियल स्ट्रक्चर भी किसी हद तक प्रिवेंट हो जाएगा क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो इन्फ्लेमेशन को मिनिमाइज करेगा। वो प्रोसेस जो देखने में आता है तेजाब पीने वाले अशखास में कि उनकी ग़िज़ा की नाली तंग हो जाती है ड्यू टू स्ट्रिक्चर, तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये पेशेंट रिकवरी रूम तक पहुंचा है। अगर ये घर में बैठा हुआ है, घर में इलाज हो रहा है, तो कुछ भी नहीं होना। ट्रेकियोस्टोमी मैंने आपको बता दिया कि ट्रेकियोस्टोमी उस कंडीशन में है जब ये बहुत ज्यादा भाई ये जब देखो ये डिस्टरबेंस है। अब मैं अलाउ नहीं करूंगा बच्चों को। ये क्या है, आप लोग आधे आधे घंटे का यस सर। ओके। अच्छा, इसके अलावा अंडे की सफेदी जो है वो दी जा सकती है, दूध पिलाया जा सकता है ताकि तेजाबियत उसकी कम हो। ये हम घर में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता कोई अल्कली पी लिया, जैसे कॉस्टिक सोडा पी लिया या कॉस्टिक पोटैश पी लिया, ये घर में होती हैं चीजें, तो उस वक्त जो है वो वीक एसिड ट्राई किया जा सकता है सिरके की सूरत में। सिरका जो है वो वीक एसिड है, एसिटिक एसिड है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। बहरहाल कोशिश यही करनी चाहिए कि जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिया जाए। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में खास तौर पे देखिए कि पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या आती हैं। देखिए तेजाब का मामला है, तेजाब अमूमन लोग पी लेते हैं लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसको फेंक भी देते हैं। जेलिसी, डिसफिगरेशन, ठीक है, नुकसान पहुंचाना, मारना, जेलिसी, तो तेजाब चेहरों पर फेंक दिया जाता है, जिस्म पर फेंक देते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वैसी ही फाइंडिंग्स आएंगी, चेहरा झुलसा हुआ होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं, इस अमल को कहते हैं, तेजाब फेंकने के अमल को, टू डिसफिगर विट्रियोलेज, ठीक है। विट्रियोलेज ये इसका एक थोड़ा सा कानूनी पहलू है, विट्रियोलेज। और ये ऐसे केसेस आप सुनते रहते होंगे कि खास तौर पे लड़कियों के हवाले से कि लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंक दिया, तो उसमें बेसिक एलिमेंट जेलिसी होती है और लड़कियों के साथ ये मामलात ऐसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। अच्छा, दूसरा ये कि अगर ये सुसाइडल केस है तो सुसाइडल में भी आपको पता है कि उसने पिया होगा। अब पिएगा तो
चेहरा वहीं से खराब होना शुरू हो जाएगा, होंठ खराब हो जाएंगे, मुंह, ओरल कैविटी सारी जो है वो खराब होगी। अब इसमें एक चीज और देखनी है कि खुदा न खास्ता इसको जबरदस्ती पिलाया गया या इसने खुद पिया है, ये देखना होता है। है तो कोई ना कोई ऐसी फेयरवेल नोट मिल जाएगा कि उसका कि उसने या उसके हालात ऐसे होंगे पीछे से डिप्रेशन के, या वो कोई वसीयत करके जा रहा होगा, ठीक है, ऐसी कोई चीज जरूर होगी। और अगर उसको मारा जा रहा है तो उसने स्ट्रगल की होगी, तो साइंस ऑफ स्ट्रगल होंगे, मतलब कपड़े फटे हुए होंगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैडावरिक स्पाज्म हो सकता है। कैडावरिक स्पाज्म मैंने आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ डेथ इफ द बॉडी इज अंडर फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, तो बॉडी की जो पोजीशन होती है वही बरकरार रहती है, ठीक है। ये मैंने आपको कैडावरिक स्पाज्म बताया था। तो मोस्ट पॉसिबल है कि कैडावरिक स्पाज्म उसको हुआ हुआ हो और साथ साथ तेजाब की भी अलामतें मौजूद हो, एसिड पॉइजनिंग की भी अलामतें मौजूद हो। तो ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर पता चलेगा। अच्छा, एक्सीडेंटल भी केसेस हो जाते हैं। एक्सीडेंटल लेबोरेटरी में खास तौर पे ये भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जिस वक्त आप लेबोरेटरी में जाएं और एसिड से डील करें तो बहुत एहतियात की जरूरत है, वहां पर ये एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपके बात समझ में आई होगी। ये जर्नल साइन एंड सिम्टम्स, जर्नल पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, जर्नल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम आगे सल्फ्यूरिक एसिड स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यस सर, Okay. क्लियर। चलिए यहाँ एंड कीजिए, दोबारा कनेक्ट हुई।